नमस्कार साथियों, मैं शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 के लिए जीके की तैयारी कर रहे हैं। और इस जीके की तैयारी में मैं आपको बता दूं कि अभी हम प्रेजेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। तो अभी आपकी जो सीरीज चल रही है वो पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है। और इस पीवाईक्यूज की सीरीज की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे 2017 और 2021 के एग्जाम्स को लिए हैं। अभी तक जो एग्जाम चल रहे थे वो आपके 2017 के चल रहे थे। अब आपके कल से जो स्टार्ट हुए हैं वो आपके 2021 के एग्जाम्स को हमने स्टार्ट किया है। और आपको पता है 2021 के एग्जाम्स को स्टार्ट किया है तो 21 में आने वाले क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज को हम यहाँ पे सॉल्व करते आ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर केवल आपकी जीके की क्लास नहीं होती, यहां पर आपकी रीजनिंग की भी क्लास होती है जो कि सुबह 7 बजे होती है। 12:30 बजे आप मेरे साथ में जीके पढ़ ही रहे हैं। और इसके बाद जो क्लास होने वाली है शाम को होने वाली है 8 बजे, यानी मैथ्स की क्लासेस। अब इसके बाद मैथ्स के बाद में आप 9 बजे हमारे साथ में हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं। तो आप यहां पे पूरी तरीके से यूपीएसआई की टारगेट कर सकते हैं, पूरी तरह से आप हमारे साथ में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहां पर अभी प्रेजेंट में पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है जो सारे एग्जाम्स के लिए आप यहां पे सारी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो पीवाईक्यूज पढ़ा रहे हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने यहां पर आपके लिए एक बैच भी लॉन्च किया है जिसका नाम है चाणक्य बैच, जो स्टार्ट भी हो चुका है और जिसकी कीमत हमने 599 रखी थी। लेकिन आपको पता है कि रक्षाबंधन और इसके बाद स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी आने वाला है, तो इसका ऑफर आपका यहां पे जनरेट किया गया है। तो अभी प्रेजेंट में ये जो अगर आप कोई भी बैच खरीदते हैं या फिर चाणक्य बैच को खरीदते हैं तो यहां पर R50 हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, कोड लगा सकते हैं। और जिसके बाद आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो कोर्स आपका 599 का था ये मात्र आपको 299 में मिलने वाला है। और इसमें 299 में आपके पास में पूरा मौका है यूपीएसआई के लिए सारे सब्जेक्ट को कवर करने का। आपके पास पूरा मौका है यूपीएसआई को टारगेट करने का। आपके पास पूरा मौका है यूपीएसआई को क्वालिफाई करने के लिए, आप कॉन्सेप्ट को समझने का। तो ये सारे टीचर आपको 299 रुपए में पूरा कंसेप्ट समझाने वाले हैं। क्योंकि ये बैच अभी कुछ दिनों से 2-4 दिनों से स्टार्ट हो चुका है तो आपकी कुछ ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं। आप अभी खरीद सकते हैं और लाइव क्लासेस में हमारे साथ में रोजाना जुड़ सकते हैं। लेकिन कहाँ जुड़ेंगे तो आपको ये भी बता देता हूं कि हमें जुड़ना है बाई एससी ऐप पर। तो आपको डाउनलोड करनी होगी बाई एससी ऐप। और बाई एससी ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप यहां पे सबसे पहले रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, जिसके बाद आप बैचेस को खरीद सकते हैं। बाकी जो साथी हमारे साथ में जुड़ते जा रहे हैं भाई, सेशन को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिएगा। और इसके साथ अपने जो साथी हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि मुझे जीके नॉलेज नहीं है, तो वो मेरे साथ में पढ़ सकते हैं। आप उन्हें इनवाइट करेंगे, यानी शेयर कर दीजिए। और शेयर करने का तरीका आप सबको पता है कि आप चाहे वो स्टेटस लगा सकते हैं। स्टेटस के अलावा आप किसी भी इंसान को पर्सनल में जाकर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब क्लास स्टार्ट हो रही है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, नोट करने लायक है, आप उन्हें नोट करें। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपके कराए जाएं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद में आप अपनी कॉपी पर भी नोट करें और उसके बाद में यहां भी कमेंट करें, जिससे आपका पता चले कि आपने वो चीज़ कितनी पढ़ ली है। आपका कोई डाउट तो नहीं बनता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, फिर इसके बाद में पढ़ाई पर ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो साथी जुड़े हुए हैं ये हैं हमारे एएसपी, एमएलपी और इसके अलावा स्टूडेंट लाइव, गीता, राज फीलिंग सभी जुड़ चुके हैं और उन्होंने आंसर भी दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है। यानी हम कार्बन की बात करें तो कार्बन तो आपको हर जगह मिलने वाला है, हर किसी के भी, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो सबके साथ में अपनी चेन बना लेता है, ठीक है। अब आपको मैं ये कहूं कि कार्बन है, हीरा भी एक कार्बन का ही रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, तो इसे मैं कहूंगा एलोट्रॉप्स। क्या कहेंगे हम इसे, एलोट्रॉप्स कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो एटम जुड़े होते हैं, जुड़ने का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन है तो वो कार्बन ही। तो यहां पर उसे एलोट्रॉप्स कहा जाता है और एलोट्रॉप्स को हिंदी में हम अपरूप कहते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो जो लोग डी के साथ हैं वो आंसर सही दे रहे हैं। बाकी अपनी आपको ये पता होना चाहिए, कार्बन अपनी संयोजकता के कारण अनेक अपरूप बनाने में सक्षम होता है। यानी आप चाहे हीरे की बात करें, चाहे आप ग्रेफाइट की बात करें, चाहे आप यहाँ पे फुल्जिन्स की बात करें, तो ये जो हैं इनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं आप बात करूं डायमंड की बात करते हैं, यानी हीरे की बात करते हैं, ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क से जुड़ा होता है।
और बहुत सख्त होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ये परत दर परत जुड़ा होता है लेयर में, और ये नरम होता है। तो अगर वो यहां पे डायमेंशनल नेटवर्क है तो सख्त है, लेकिन लेयर में है तो वो नरम है। इस बात का आप याद रखिएगा। और ये सब क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, अपरूप कहलाते हैं। और यहां पे राकेश शर्मा, गीता ने और इसके अलावा एएसपी, राजफीलिंग, सब ने अब आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। संसद की बात हो रही है, यानी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि सरकार कोई भी खर्चा करती है। अब सरकार खर्चा करेगी तो उस खर्चे में पारदर्शिता लानी है, उस खर्चे की जवाबदेही तय करनी है, तो खर्चों की जांच करनी पड़ेगी। और जांच करने के लिए कौन आएगा? तो एक समिति बनाई है, और एक समिति जो होती है, जो संसद की एक स्थायी समिति कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राक्कलन समिति कहते हैं। अब आपको पता है प्राक्कलन समिति है, ये कर क्या रही है? ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर सरकार कोई भी खर्चा करेगी तो सरकार के खर्चों की जांच, तो क्या हो रहा है यहां पे? सरकार के खर्चों की जांच कौन करेगा? प्राक्कलन समिति करेगी, यानी कमेटी करेगी। कौन सी कमेटी? एस्टीमेट कमेटी। ठीक है। इसके अलावा यहां पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, अगर आप ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो आपको बताएगी कि भाई कम करें। कम करने के लिए क्या करेगी? आपको उपाय बताएगी। तो कम करने के उपाय भी कौन बताता है? प्राक्कलन कमेटी बनाती है, या एस्टीमेट कमेटी बनाती है। ठीक है। अब मान लीजिए वो ये भी तो चेक करेगी, जांच करेगी, तो ये भी तो चेक करेगी पैसा खर्च तो हो रहा है, पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, लेकिन क्या वो सही तरीके से खर्च हो रहा है? तो हम यहां पे कहेंगे पैसा सही तरीके से खर्च अगर हो रहा है तो बताएगी, या फिर नहीं हो रहा है तो बताएगी। तो ये दोनों चीजों को देखना किसका काम है? ये भी प्राक्कलन समिति का काम है। तो आपको यहां पे क्या पता चल गया कि अब ये सारी चीजें अगर होंगी तो क्या होगा? सरकार के जो खर्चे हैं उनमें पारदर्शिता आएगी, सरकार के जो खर्चे हो रहे हैं उसमें जवाबदेही तय हो जाएगी। यानी यहां पर पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों से यहां पे एक समिति बनाई जाती है, जो आपकी प्राक्कलन समिति कहलाती है। तो बताओ कौन सा होगा? केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं इसमें? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, आंख बंद करके कह देना कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी होती है। काम क्या है वो मैंने आपको बता दिए। तो बताइए कितनों ने यहां पे ए आंसर दिया है? आंसर दिया है यहां पे एएसपी ने सी, राकेश ने सी, सुजीत ब्रो को अनब्लॉक कर दीजिए। पहली बात तो मुझे सुजीत का ही नहीं पता कि सुजीत कौन है यहां पे। सी आंसर दिया है गीता ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर नहीं दिए गए हैं, ए ऑप्शन सही है। आपको मैंने बता दिया कि केवल लोकसभा के सदस्यों से बनी समिति ही प्राक्कलन समिति होती है, राज्यसभा के सदस्य इसमें यहाँ पे नहीं होते। ये संसद की स्थायी समिति होती है, ये सरकार के खर्चों की जांच करती है, और सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर सरकार ज्यादा किसी चीज में खर्च कर रही है तो उसे कम करने का प्रयास भी ये बताती है कि किस तरीके से कम किया जा सकता है। ये काम होता है प्राक्कलन समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे क्या कहता है? यहां पे ओ की मात्रा नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या कि आपको पता है कि हमारे पास में एक संविधान में भाग एक है जिसमें डीपीएसपी की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाती है। अब जब नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाती है तो उसके अंदर एक बात की जाती है पर्यावरण के लिए। भाई अगर हमें रहना है तो पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा, और सुधार करने के लिए ये कहीं ना कहीं संविधान में लिखा भी होना चाहिए। तो डीपीएसपी में, यानी जो आपके निदेशक तत्व होते हैं, नीति निदेशक तत्व, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार है वो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश दे सकता है। और अगर ये बात पहले से नहीं है तो यहां पे बोला है कि इसमें नया निदेशक तत्व जोड़ा गया है, यानी पर्यावरण की बात बाद में समझ में आई लोगों को, और यहां पर
कोई भी चीज संविधान में जोड़ी जाएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा, हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और कोई भी संशोधन किया जाएगा तो उसका कोई ना कोई नंबर होगा, क्योंकि संविधान में जो भी संशोधन होगा उसका कोई नंबर होता है। तो यहां पे क्या किया जाता है, एक 42वां संशोधन किया जाता है, और 42वां संशोधन 1976 के टाइम पे किया जाता है। आपको पता है इस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, आपको पता है इस टाइम पे आपके जो संविधान है उसको एनालाइज करने की बात चल रही थी, तो संविधान को एनालाइज भी किया गया, इसमें कई सारे परिवर्तन भी किए गए। इसी वजह से 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, 42वें संविधान संशोधन में हमने एक आर्टिकल जोड़ा। आर्टिकल जोड़ा, कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 48, उसमें क्लॉज ए है जो क्या कहता है, राज्य को निर्देश देता है पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण में सुधार करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको किसमें मिलने वाली हैं, ऑप्शन नंबर ए में, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है यहां पे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किसने दिया है, फोकस ऑन टारगेट अनब्लॉक कर दिया है, अनब्लॉक कर दीजिए। अच्छा ब्लॉक है, फोकस ऑन टारगेट एक बार चेक करना, चेक कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी पता नहीं है मुझे, मैं चेक करा रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है, सबका आंसर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया है आपने आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, अपना फोकस ऑन टारगेट का मुझे आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था। फोर्स कहता है, आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको समझ में आ गया था कि भारत को तोड़ा कैसे जा सकता है, तो तोड़ने के लिए इनमें क्या करना है, फूट डालो, और फूट डालोगे तभी शासन कर पाओगे। तो यहां पर अंग्रेजों की एक नीति फूट डालो शासन करो का एक हिस्सा है, जिसमें यहां पर बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन को ही हम क्या कहते हैं, बंग भंग कहते हैं। तो बंग भंग कर दिया इन्होंने, किसको, यानी बंगाल को भंग कर दिया। तो यहां पे वो आपकी ईयर पूछी जा रही है, किस ईयर में किया गया है। और आपको वायसराय की मैं बात करूं, आप ईयर बताइए, और मैं बता देता हूं उस टाइम पे जो वायसराय हुआ करते थे, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है, क्या पूछा जाता है कि बंगाल का जो विभाजन है ना, उस टाइम पे वायसराय कौन थे। तो आप क्या बताओगे, आप कह दोगे कि लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे जब यहां पे बंगाल का विभाजन हो रहा था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, प्रशासनिक सुविधा हो जाए। अंग्रेजों की ये सुविधा ये क्या थी कि ये क्या चाहते थे, हम लोग अच्छे से राज कर पाए, इसलिए क्या कर रहे थे, ये विभाजन करने की नीति अपना रहे थे। ठीक है, और इसीलिए 1905 में यानी 1905 में क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन करने के बाद भारतीयों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया, और विरोध करने के बाद हमने एक आंदोलन चलाया 1908 में, जहां पर हम आंदोलन का नाम क्या रखा गया, जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन। यानी बंगाल को जो भंग किया है उसके लिए आंदोलन चलाना हमने स्टार्ट किया 1908 में। और जैसे ही 1908 में आंदोलन चलता है, उसी टाइम पे 1911 आता है, और 1911 में क्या कर दिया जाता है, जो बंगाल का विभाजन किया जाता है उसे रद्द करना पड़ता है अंग्रेजों को। तो यहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ, तो आप बताएंगे 1911 में हुआ। लेकिन बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो यहां पे 1905 में हुआ। और आंदोलन कब चला था, तो 1908 में चला था। और यहां पे वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। क्यों किया, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा करनी थी। प्रभावी कब से हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 से स्टार्ट हुआ, और एक किस नीति का हिस्सा था, कि अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति का हिस्सा था। ठीक है, तो आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन राधा। चलो 1908, 1911, 1905, ये तीन यहां पे डेट याद कर लेना जो बंगाल विभाजन से संबंधित है। 1905 विभाजन, 1908 आंदोलन, 1911 विभाजन रद्द। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। ये आपने देख लिया कि पंचायती राज की बात की जाती है हमारे यहाँ पे, और 1959 के टाइम पे हमने क्या किया, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे संशोधन होता है, कौन सा, यहाँ पे संशोधन किया जाता है, और संशोधन होता है 1993 के आसपास, जिसमें हम पंचायती राज की बात करते हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज नियमावली अपनाई कब गई, तो ये बात की जाती है। तो आप कब बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? क्योंकि अब जो है वो देश में लागू किया जाना था, और देश में लागू किया जाना है तो उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाना था, तो लागू किया गया, तो यहां पे नियमावली अपनाई गई पंचायती राज की। क्योंकि आजादी के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करनी थी, और उत्तर प्रदेश ने उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या किया? पंचायती राज अधिनियम लागू कर दिया, और प्रत्येक गांव में गांव के समूह के लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत यहां पे बना दी गई। तो इस तरीके से पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में ये लागू कब किया, स्थापित कब किया, तो आप कहेंगे 1994 में। ठीक है, कब बताएंगे? 1994, 1994। अभी रॉय का आंसर है ए, एएसपी 1994 सही है। सब लोग जो 1994 के साथ हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो आपको समझना है कि यहाँ पे हम किसकी बात करने वाले हैं? एक यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, और अगर यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है तो शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करना, क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए हम वहां पर किसी भी जगह पर यूनिवर्सिटी का निर्माण करते हैं। और यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी कब करेगा इंसान, यानी यूनिवर्सिटी में जाएगा कब? जब वो 12th पास कर लेगा, और 12th पास करने के बाद वो उच्च शिक्षा में यहाँ पे एडमिशन लेता है। तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाती है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बनाया जाता है। अब ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि जितने भी यहाँ पे साथी जुड़े हैं, अगर उस जिले से हैं तो जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि जिसकी स्थापना जो होती है, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड की स्थापना की जाती है कब? 1975 में, 1975 के टाइम पे। ठीक है, 1975 के टाइम में यहाँ पे अगर स्थापना की जा रही है, क्यों की जा रही है? तो आपको पता है रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना रुहेलखंड क्षेत्र के लिए की जा रही है। रुहेलखंड क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। और इसका मतलब यह है कि इससे पहले अगर कोई यूनिवर्सिटी होगी वो इस क्षेत्र में शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो पा रही होगी। तो ये भी याद रखना कि इससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी लगती थी? रुहेलखंड में। तब आगरा यूनिवर्सिटी ही काम करती थी। तो आगरा यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, सक्षम नहीं हो पा रही थी। तो क्या किया गया? इस क्षेत्र में हमें यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी तो हमने ये यूनिवर्सिटी कहां खोली? तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, जिसमें दिया गया है बरेली। तो बरेली आंसर यहां पे सही हो जाएगा। और रोहिल्ला जनजाति के नाम पर रोहिलखंड नाम पर आपका क्षेत्र बनता है। और यहां पर बिजनौर, यहां पर बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, पीलीभीत जैसे यहां पे जिले आपको दिखाई देते हैं। तो आप कह सकते हैं रोहिलखंड क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो बरेली उसका हिस्सा है, बिजनौर उसका हिस्सा है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बदायूं है, पीलीभीत है, अमरोहा है, ये सब रोहिलखंड क्षेत्र हैं। और रोहिलखंड क्षेत्र किसके लिए था? क्योंकि यहाँ पर रोहिल्ला जनजाति रहती है, इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम रोहिलखंड पड़ा। ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्यों खोली गई? क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी यहाँ पे सक्षम नहीं हो पा रही थी। खोलना रीजन क्या है कि लोगों को उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, लोगों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करना, और इसी वजह से यहाँ पे महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना बरेली में की जाती है। तो बरेली के लिए यहाँ पे किसका आंसर सही है? आध्या का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी बता रहे हैं यहाँ पे ए, एएसपी सॉरी आध्या बता रहे हैं बरेली, एएसपी का आंसर ए। मेरे इधर तो बरेली में कर रहे हैं भाई, मैंने बोल दिया है, अभी चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आपको पता है कि चुनाव आते हैं, और चुनाव आने के टाइम पे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे आचार संहिता लग जाती है। तो आचार संहिता लग जाती है
तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत की गई होगी, कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत की गई होगी। और अगर कभी ना कभी की गई है तो आचार संहिता लगती कब है और ये कब तक जारी रहती है, ये बात पूछी जा रही है। यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य में विधानसभा चुनावों में पहली बार आचार संहिता पेश की गई। यानी जब चुनाव की अधिसूचना दी जाती है, यानी बताया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा कि अब चुनाव इस दिन से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिस दिन से अधिसूचना जारी की जाती है उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और ये रिजल्ट तक जारी रहती है। जब तक वहां के राज्य का या वहां की जगह का रिजल्ट ना आ जाए तब तक आचार संहिता लागू होती है। ये लागू सबसे पहली बार कहीं पे की गई होगी, तो आप क्या बताएंगे कि हाँ जी, एक जगह है जिसका नाम है केरल, एक जगह यानी एक स्टेट जिसका नाम है केरल, केरल में इसको स्टार्ट किया गया था, केरल के विधानसभा चुनाव में। और विधानसभा चुनाव कौन से हुए थे? 1960 वाले चुनाव। 1960 में आचार संहिता को पहली बार यहां पे लागू किया गया था विधानसभा में। फिर आप सोचेंगे तो विधानसभा में है, क्या लोकसभा में भी लागू किया गया था या इससे पहले या इसके बाद? तो आप यहां पे कहेंगे कि विधानसभा में पहली बार ही लागू किया गया था। और 1962 के टाइम पे हमने लोकसभा चुनाव में भी आचार संहिता को लागू किया। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ये आर्टिकल 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान के अंतर्गत आता है, भाग 15 के अंतर्गत, जिसमें हम बताते हैं कि कहां पर आपकी अधिसूचना जारी की जा रही है और अधिसूचना जारी करने के बाद में हम वहां पर आचार संहिता लगा देते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये पहली बार आपका केरल से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद लोकसभा चुनाव में इसको 1962 में यूज किया गया पहली बार, और उसके बाद में जितने भी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव हो रहे हैं सब में आचार संहिता पेश की जाती है, लागू की जाती है। ठीक है, तो कितने लोगों ने यहां पे आंसर दिया है? केरल दिया है, गीता ने, राकेश शर्मा, अभी सिंह, आध्या, स्टडी लाइव गीता, सबका आंसर बिल्कुल सही है। यानी केरल में पहली बार विधानसभा चुनाव में 1960 में आचार संहिता को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आप यहां पे देखेंगे कि जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है? एक ब्रेन है, और ब्रेन क्या करता है? हमें कंट्रोल करता है। मैं यहां पे किसी भी चीज को पकड़ रहा हूं तो पकड़ने में मेरे साथ में कहां से क्या सिग्नल पहुंचे होंगे ब्रेन के पास में, और ब्रेन ने फिर इसके पास सिग्नल पहुंचाया होगा और इसने इस वस्तु को उठा लिया होगा। आपको अगर भूख लगती है तो भूख लगने के टाइम पे आपके पास सिग्नल जाता है ब्रेन के पास में, और ब्रेन आपको फिर सिग्नल देता है कि किसी भी खाने वाली चीज के पास में आप जाइए और वहां से उसे खाना स्टार्ट कर दीजिए। ये सारे सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन के माध्यम से। यानी ब्रेन हमें कंट्रोल करता है, ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और ऐसा ही कोई है कंप्यूटर के साथ। तो कंप्यूटर के पास में भी ब्रेन है, और ब्रेन कौन है यहां पे? तो आपसे बोला जा रहा है कंप्यूटर के सिस्टम के एक घटक सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, यानी जिसे हम ब्रेन कह रहे हैं, सीपीयू को हम ब्रेन कह रहे हैं, उसका पूर्ण रूप क्या है, यानी सीपीयू का मतलब क्या है? ये ऑप्शन आपसे पूछे जा रहे हैं। आप ऑप्शन बताइए, मैं बता दूं। इसको जो भी निर्देश होते हैं उसको प्रोसेस करने का काम सीपीयू का, कंप्यूटर के कार्यों को कंट्रोल करने का काम सीपीयू का, कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने का काम सीपीयू का, कंप्यूटर में अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं कैलकुलेशन करने का काम सीपीयू का। तो यहां पर सारे काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। और इसके जो मुख्य भाग हैं सीपीयू के वो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए सीपीयू के भाग कौन से होते हैं, तो सीपीयू के मुख्य भागों में एएलयू आता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। इसके अलावा आपके पास में मेमोरी यूनिट आता है, और इसके अलावा इनके यहाँ पे कौन आता है? इसे स्टोरेज यूनिट या फिर कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो गए आपके सीपीयू के। तो कितनों ने इसका सही आंसर दिया है? क्योंकि बचपन से सबके हाथ में सीपीयू जैसी चीजें आती हैं उसके लिए पढ़ते हैं। तो यहां पर एएसपी स्टूडेंट, अभी, राकेश, सबने आंसर दे दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जहां पर बिल्कुल सही आंसर दिया है सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। सीपीयू यहां पे क्या है? ब्रेन है, और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके मुख्य भाग होते हैं एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि
हमने अभी पढ़ा कि पर्यावरण के लिए बात करना, यानी डीपीएसपी में हमने पर्यावरण को जोड़ना स्टार्ट किया। अब एक बात आती है कि इसके लिए हमें एक्ट बनाने की भी जरूरत है, और अगर एक्ट बनाएंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा चलो आप लोग जो कह रहे थे जिसको अनब्लॉक करने का है, तो ऐसा यहाँ पे शायद सुरजीत कुमार है, उनको अनब्लॉक कर दिया गया है। मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ बोल दिया होगा, जो अपने आप ही ब्लॉक हो गए हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे किसी भी टीम के द्वारा उनको ब्लॉक नहीं किया गया था। उनके कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं, शायद उनकी वजह से वो ब्लॉक हो गए हैं। तो आप भी अपने वर्ड को थोड़ा सा सोच समझ के जरूर बोलें, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक सिस्टम अपने आप काम करता है। ठीक, तो चलिए इसकी बात करते हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमें बनाना पड़ा, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1986 में आता है। लेकिन इसके तहत हमने प्रयोगशालाएं बनाना स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। तो पर्यावरण को बचाने के लिए उसके लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की, लेकिन कौन करेगा इसको? केंद्र करेगा या फिर राज्य करेगा? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कि इसको करने वाला कौन होगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करने का काम किया गया, और यहां पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्र। तो आंसर है आईएसपी अभी और स्टूडेंट का डी आंसर। ठीक है, गीता का आंसर है ए नहीं है, हाँ ए तो है। तो लोग यार डी का आंसर क्यों दे रहे हैं? मैं तो ध्यान ही भूल गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र सरकार इसको लागू करती है, केंद्र सरकार प्रयोगशालाएं बनाने का काम करती है, इसके लिए फंड देने का काम भी क्या करती है? स्थापित करने का काम पूरी तरीके से केंद्र सरकार करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और जिसको अनब्लॉक करने की बात की गई थी उसको अनब्लॉक कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या कहता है? आपको पता है हमारे भारत में इमरजेंसी का प्रावधान है, आपातकाल का प्रावधान है। और आपातकाल के जो प्रावधान हैं वो हमारे यहाँ पे किस प्रकार से हैं? तो आपको आपातकाल, यानी भारत में आपातकाल 3 प्रकार से लगता है। एक होता है जो राष्ट्रीय लेवल पे लगता है, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और एक जो है, अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तीनों के लिए एक हमारे पास में आर्टिकल भी हैं। तो आर्टिकल पूछे जाएं तो आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 352 की बात की जाएगी तो नेशनल इमरजेंसी, जो बाहरी वातावरण यानी बाहरी देश के द्वारा आक्रमण करने पर लगती है। आर्टिकल नंबर 356 जो है ये कहता है स्टेट इमरजेंसी की बात, जहां पे अगर राज्य सरकार काम नहीं कर रही होती है या फिर किसी भी चीज का हनन करती है तो वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा वहां पे इमरजेंसी लगाई जा सकती है, या फिर कह सकते हैं कि इसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एक हमारे पास में फाइनेंशियल है जिसका ना 360 में लिखा हुआ है आर्टिकल 360, और आर्टिकल 360 का अभी तक भारत में यूज नहीं किया गया है। अब मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा चल रही है, लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, तो इस कानून द्वारा, यानी यहां पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को संसद के कानून के द्वारा एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? यानी जो लोकसभा का कार्यकाल है वो संसद के कानून के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में कितने टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं? तो याद रखना 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा। यानी जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम होगा ना, उस टाइम पे लोकसभा का कार्यकाल जो चल रहा होगा, तो वो कानून के द्वारा, संसद के द्वारा यहां पर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए कितनों का आंसर है? सुरजीत कुमार, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सुरजीत भाई। एसपी का आंसर है 1 ईयर। इसके अलावा सबने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे होता है कंप्लीट। और अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो चलिए बात करते हैं हम दर्शनों की।
आपको पता है कि भारत में दर्शन है, भारतीय दर्शन को अगर आपको समझना है, भारत के परिप्रेक्ष्य को समझना है, तो आपको दर्शनों को पढ़ना होगा, यानी भारतीय दर्शन को पढ़ना होगा। और उसमें से एक दर्शन है जिसे हम वेदांत दर्शन के नाम से जानते हैं। और वेदांत दर्शन के अगर यहां पे बात करें तो वेदांत दर्शन की एक शाखा है जिसका नाम है अद्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है कि अद्वैत वेदांत के संस्थापक कौन हैं। और आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, यानी आपको अपने धर्म के बारे में भी चीजों को पता होना चाहिए, इसलिए पूछा जाता है यहां पे भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन में एक वेदांत दर्शन है जिसकी शाखा है अद्वैत वेदांत। और उस अद्वैत वेदांत का मतलब क्या है कि इसमें कहा जाता है कि ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविकता है, यानी हम ब्रह्मा के बारे में करते हैं तो वही एकमात्र वास्तविकता है। और जो आपको जगत दिखाई देता है ये जगत वर्चुअल है, ये एक आभासी है, ये एक मिथ्या है। और इसका प्रचार प्रसार के लिए शंकराचार्य ने भारत में चारों दिशाओं में मठ स्थापित कर दिए। यानी इसका प्रचार प्रसार करना है, वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना है तो शंकराचार्य के द्वारा। और जब मैं शंकराचार्य का नाम ले रहा हूं तो इसकी स्थापना किसने की होगी? शंकराचार्य ने। अगर मैं ये बात करूं कि 4 मठ स्थापित किए, 4 दिशाओं में स्थापित किए, तो हमारे पास चारों दिशाएं कौन सी होंगी? एक होगी पूर्व, एक होगा पश्चिम, एक होगा उत्तर और एक होगी दक्षिण। तो इन चारों दिशाओं में हमने क्या किए? शंकराचार्य ने मठ स्थापित कर दिए। भाई ये मठ पूछ लिए जाते हैं, ये कौन से मठ हैं, क्या किस किस नाम से जाने जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि पूर्व वाले को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है, यानी पूर्वी मठ को जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथपुरी मठ। और अगर आप पश्चिमी की बात करेंगे, हम जब पश्चिमी की बात करेंगे तो द्वारका के नाम से जाना जाता है। तो द्वारका मठ जो है वो आपका दूसरा मठ है जो किसके द्वारा स्थापित किया गया? शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया है। तीसरे में देखेंगे उत्तर में आपको काशी दिखता है, यानी वाराणसी की बात की जा रही है। और दक्षिण की मैं अगर यहां पे बात करूं तो दक्षिण में आपको कौन सा दिखाई देगा? श्रृंगेरी मठ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमारे यहां पे 4 मठ बनाए गए जो कि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए। बताइए इतनी बात समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में यहाँ पे इसको स्थापित किया गया। अभी सिंह का आंसर डी, सुरजीत का आंसर आ चुका है, लाइफ स्टूडेंट लाइफ का आंसर आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है? देखो यहां पे बात की जा रही है कि कोई एक ऐसा है इसमें से, इन चारों में से, जो क्या कर सकता है? आर्टिकल 143 का यूज कर सकता है। और आर्टिकल 143 के तहत क्या है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार रखता है। तो इनमें से कौन है? आप क्या बताओगे कि आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार अगर किसी को है तो इनमें से केवल राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। राष्ट्रपति ही है जो भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष कहलाते हैं। राष्ट्रपति ही है यहां पे संघ के सभी कार्यपालक और जितने भी कार्य होते हैं उनके नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति ही हैं जिनकी संघ की कार्यपालक शक्ति जो होती है जो उनके अंदर निहित होती है, यानी राष्ट्रपति में निहित होती है। जो राष्ट्रपति ही हैं वो सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक के नाम से भी जाने जाते हैं, ये सर्वोच्च सेना नायक कहलाते हैं। तो ये आपके भारत के प्रथम नागरिक भी बोले जाते हैं। तो आप यहां पे का आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी बताएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है, और द्रौपदी मुर्मू हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा ही है, वो जहां से कट रहा है ना वहीं तक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैमरा हिल गया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। आपको पता है कि हम लोग क्या है बाइक चलाते हैं, और बाइक चलाते हैं ना तो आपने देखा होगा कि हम लोग कंटेनर टाइप का कुछ ना कुछ लगा लेते हैं उसके अंदर। तो कंटेनर जो लगाया जा रहा है ना और उसके अंदर कोई सामान रखा जा रहा है तो उसका ना वजन यहां पे पहले से निर्धारित है। यानी अगर आप मोटरयान अधिनियम की बात कर लें
या सड़क परिवहन मंत्रालय की बात कर लें तो हमारे पीछे की सीट पर जो कंटेनर लगा होता है मोटरसाइकिल के अंदर या बाइक के पीछे, तो वो जो कंटेनर है वो हल्के वजन का लगाया जाता है। और अगर हल्के वजन का लगाया जा रहा है तो मोटर यान अधिनियम के तहत उसका वजन कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए, एक हल्के वजन का कंटेनर लगे हुए मोटरसाइकिल में भार कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो आप क्या बताओगे? तुक्का बताओगे? बिल्कुल, हाँ भाई, तुक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें पूछा गया? यूपीएसआई के पेपर में, 2021 के पेपर में। और 2021 में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो मोटर यान अधिनियम के तहत आता है, सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत आता है कि आप अधिकतम पेलोड कितना ले जा सकते हैं। इसमें कंटेनर का वजन प्लस सामान का वजन दोनों काउंट होता है और वो कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे 30 किलोग्राम होना चाहिए। यानी आप 30 किलोग्राम से ज्यादा इस कंटेनर के अंदर नहीं रख सकते हैं। ये आपका एक क्या है, एक एक्ट के अकॉर्डिंग है, आप पर कार्यवाही हो सकती है। वो बात अलग है कि हम 30 किलोग्राम नहीं 50-50 60-60 किलो का चीजें लेके जाते हैं मोटरसाइकिल पे बिठा के, यानी बीच में रख के, वो चीज अलग है। लेकिन आपको याद रखना है कि हम लोग 30 से 40 किलो का सामान मोटरसाइकिल पे ले जा सकते हैं, वो भी अधिनियम के तहत है ना। अगर आप जो चीजें लेके जाते हैं, ज्यादा सामान लेके जाते हैं, तो वो आपका इस एक्ट के थ्रू क्या है, आप वहां पर उल्लंघन कर रहे हैं कानून का। चलिए कोई बात नहीं, तुक्का लगा दिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने सुना ही नहीं होगा। और यही तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जिन्हें हम इग्नोर करके चलते हैं या फिर वो हमें पढ़ाई ही नहीं जाती हैं। और यहां पर आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है और इसी वजह से वे जो आपको हम जो बैच दे रहे हैं ना, वो बैच आपका इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को लेके चलना है, एग्जाम में क्या आता है उसको लेके चलना है, एग्जाम में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ाना है और जो नहीं है उनको कम पढ़ाना है। पढ़ाना उनको भी है लेकिन उन पर ध्यान इतना नहीं देना है, और जो बिल्कुल नहीं आना उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो इसी वजह से इस बैच को लॉन्च किया गया है, चाणक्य बैच का। अभी ऑफर है, कितना ऑफर है? 50% का ऑफर चल रहा है। 599 का बैच 299 रुपए में आपको मिल रहा है। इससे सस्ता बैच आपको नहीं मिलने वाला है, जिसमें हम यूपीएसआई पढ़ा रहे हैं, 6 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ा रहे हैं। तो भाई अभी ले सकते हो, मौका आपके पास में है। जब तक आपके पास में त्योहार है तब तक आपके पास में मौका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ना कभी कभी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि बीमारियों की वजह से हमें यहाँ पे पेचिस भी एक बीमारी के रूप में लग जाती है। और जो पेचिस है ना, ये एक प्रकार की, यानी इसे डायरिया भी कहते हैं, जहां पे मल जो होता है वो पानी जैसा निकलता है। ठीक है, जिसे हम दस्त के नाम से भी जानते हैं, यानी पतला पानी जैसा मल जो निकलता है, संक्रमण जनित रोग कहलाता है, डायरिया कहलाता है, पेचिस कहलाता है। और ये जल जनित रोग है। इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ये रोग हो जाएगा तो आपको डिहाइड्रेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि पानी को पचा ही नहीं पा रहा है और पानी बाहर निकल जा रहा है। तो इसी वजह से आपकी बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना पानी आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पा रही है, और यहां पर रोग जो लगा हुआ है वो पेचिस, वो बार बार पानी को बाहर कर दे रहा है। तो ये जल जनित रोग है, लेकिन होता भी पानी से ही है। कैसे? कि आपने पॉल्यूटेड यानी दूषित पानी, खराब पानी आपने यहां पे ले लिया, तो ठीक है, आपने खराब पानी यूज कर लिया, दूषित पानी यूज कर लिया, पॉल्यूटेड पानी यूज कर लिया, तो उससे आपको ये रोग हो सकता है। और इस रोग को, यानी जिस रोग की वजह से होता है उसे, यानी जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसे कहते हैं अमीबाइसिस। क्या है? अमीबाइसिस, संक्रमण से जनित रोग कहलाता है। बताइए कितनों का आंसर है? सुरजीत का आंसर है, अभी सिंह, एएसपी, सुरजीत, स्टूडेंट लाइफ, गीता, सबके आंसर ऑप्शन नंबर ए हैं। तो बहुत सही आंसर दे रहे हो भाई। इसी तरीके से अगर आप तैयारी करते रहे, इसी तरीके से आप अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते रहे, तो आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आपको पता है कि भारत के पास में संविधान है और संविधान के तहत हमारे पास में अनुसूचियां हैं, और इन अनुसूचियों के अंदर हमारे पास में आर्टिकल भी मिलते हैं। तो एक ऐसी अनुसूची है जो किसी को एक अनुसूचित क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची जिसके तहत, क्षेत्र का मतलब है कि आपके पास अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है कि आपके पास जनजाति बहुल क्षेत्र है, यानी इस अनुसूचित क्षेत्र में मोस्टली कैसे लोग रहते हैं, जो जनजाति वाले लोग हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं। इसीलिए ये 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 244, आर्टिकल नंबर 244 के तहत क्या होता है, कई सारे स्टेट आते हैं जिनके अंदर क्या रहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं। आप कहेंगे कि सर वो बता दो कौन से हैं, तो क्षेत्र कौन से हैं, आप कहेंगे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश से निकला हुआ तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स रहते हैं, गुजरात में ट्राइब्स रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ट्राइब्स रहते हैं, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है। ये जो स्टेट मैंने बताए ना, यहां पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है अनुच्छेद 244 के तहत, अनुसूची 5 के तहत। इस बात को याद रखना, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिया मैंने, उत्तराखंड का नाम नहीं लिया मैंने इसके अंदर बिहार का नाम नहीं लिया, यानी मैं यहां पे केवल 10 स्टेट की बात कर रहा हूं। और 10 स्टेट में आपका आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, राजस्थान आता है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, और इसके अलावा गुजरात है। तो यहां पर ये अनुसूचित क्षेत्र यहां पे घोषित किया गया है। तो जितने भी मैंने नाम लिए ना, उसमें केवल गुजरात ऑप्शन में आता है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आप कहेंगे सर असम में तो लड़ाई तो जनजाति की हो रही है, मणिपुर में तो जनजाति की लड़ाई है जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, कुकी समाज है, मैतेई समाज है, ये तो जनजातीय क्षेत्र है। तो इसका मतलब असम वाले, मणिपुर वाले इस क्षेत्र में क्यों नहीं आते हैं, दिमाग में यही जाएगा। तब इसका आंसर निकल के आएगा कि यहां पे जो बात की जा रही है ना, ये 5वीं अनुसूची की बात की जा रही है भाई। कितनी, कौन सी अनुसूची, 5वीं अनुसूची की बात की जा रही है। तो क्या इनके लिए अलग से अनुसूची है, तो हाँ जी भाई, एक अनुसूची जिसे हम 6वीं अनुसूची कहते हैं, और इस 6वीं अनुसूची के तहत यहां पर विशेष अधिकार मिला हुआ है, विशेष क्षेत्र मिला हुआ है, जिसे इसका नाम कहेंगे विशेष जनजाति बहुल क्षेत्र। यानी ये किसके अंतर्गत आता है, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर भी कुछ स्टेट आते होंगे, तो बिल्कुल आते हैं। आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर आता है असम, इसके अंदर आता है मेघालय, ठीक है। मेघालय के अलावा इसके अंदर कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है, और कौन आता है, मिजोरम आता है। इन 4 स्टेट को यहां पे क्या किया गया है, 6वीं अनुसूची के तहत विशेष जनजाति क्षेत्र दिया गया है, और 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र दिया गया है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, बात ट्राइब्स की ही है। यहां पर अनुसूचित क्षेत्र है, यहां पर जनजाति बहुल क्षेत्र है, लेकिन विशेष। 5वीं और 6वीं अनुसूची, 5वीं के तहत 10 स्टेट मिले, 6वीं के तहत हमें 4 स्टेट मिले। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई है। ATMM, बिल्कुल बिल्कुल सुरजीत कुमार सही बताया है। इन्हें ATMM के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ATMM के नाम से जाना जाता है। और ATMM का मतलब आप समझ गए होंगे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, और यहां पे आपका आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। क्या कहता है 16? 16 कहता है कि हमें ना देश से बाहर जाने का अधिकार है। बिल्कुल है, आप किसी भी देश में जा सकते हैं। आप चाहें किसी भी देश में जाने का अधिकार रखते हैं, आप चाहें तो किसी भी देश से आने का अधिकार रखते हैं। और ये जो अधिकार दिया गया है ना, ये आपके जीने के अधिकार के तहत दिया गया है। किसके तहत, जीने के अधिकार के तहत दिया गया है। ये आपको स्वतंत्रता है, यानी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जीने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 में, जिसमें हमें देश से बाहर जाने का अधिकार भी है और देश में वापस आने का अधिकार भी है। इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 21, ठीक है। कौन सा आंसर होगा, आर्टिकल नंबर 21। और बाकी के आर्टिकल क्या है, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों के अंत की बात की जाती है, ठीक है।
उपाधियों का अंत की अगर बात की जाएगी तो आर्टिकल नंबर 18 में बात की जाएगी। आर्टिकल नंबर 19 में आपको जो आजादी है ना वो बोलने की आजादी है, यानी बोलने की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल नंबर 19 की बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 किसकी बात करेगा, तो ये आपकी समानता की बात करेगा, यानी आपके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म, जाति, लिंग, या फिर आगे भी हम यहां पे बहुत कुछ लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहे, ये के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सारे आर्टिकल मैंने बता दिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 कहता है क्या, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ रहा है। बताओ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, आप लोग बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, अगर आंसर आपका सही होगा तब। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। भाई आंसर सब लोग दो, जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो रविराज, गीता, एएसपी, सुरजीत, और इसके अलावा स्टूडेंट लाइव, और इसके अलावा अभी सिंह, अदार, रितु कुमारी, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं भाई सभी लोग इसके आंसर जरूर दें। और यहाँ पे गीता ने आंसर दिया है सिडनी, और एएसपी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो भाई आंसर आपको सही देने हैं। ये और बता दूं, इनमें ना मात्राओं की कमी हो गई है किसी वजह से। ठीक है, जल्दी से बताओ ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी कौन सी है। भाई कम से कम आंसर इनके तो आंसर दे सकते हो ना, कैपिटल क्या है, बाकी के और जो हैं उनमें मैं आपको समझा देता हूं, इसके तो आंसर दो ना। इसके आंसर क्या है, दिव्यांशी आ चुके हैं, नमस्ते दिव्यांशी। स्टूडेंट ने दिया है ऑप्शन नंबर ए, सुरजीत बता रहे हैं कैनबरा, गीता बता रही हैं सिडनी, और बाकी के लोग इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसी के बाद अब मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ना ही सिडनी है, ना ही एडिलेड है, और ना ही मेलबर्न है। सिडनी की यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ये ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बताइए। बिल्कुल सुरजीत कुमार और इसके अलावा स्टूडेंट लाइफ, इनका सही है। कौन सो गया था भैया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी दूषित पानी को पी लेते हैं तो आपको कुछ टाइम में ना फीवर आने लगता है, और जो फीवर होता है ना, ये फीवर इतना ज़्यादा तेजी से आता है, और इसके बाद में यहाँ पे बैक्टीरिया की वजह से भी, यानी किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से कोई अगर यहाँ पे मक्खी आ जाती है और आपके खाद्य पदार्थ के आसपास घूमती है, तो उस खाने और पीने की चीज़ों की वजह से आपको बीमारी हो सकती है, जिसे हम टाइफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, टाइफाइड कहते हैं। तो पूछा जा रहा है टाइफाइड का कारण क्या है, टाइफाइड किससे होता है। टाइफाइड यहाँ पे बैक्टीरियल रोग है या फिर वायरस से होने वाला रोग है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है, तो अब आप इसका आंसर क्या बताएंगे। 17 में 2 गलत हुआ है सर, हाँ जी बिल्कुल गलत ही हुआ है। दिव्यांशी का आंसर बी, स्टूडेंट लाइफ का बी, बाकी का आंसर क्या है, एएसपी बता रहे हैं डी। तो जो लोग यहाँ पे बता रहे हैं बी और डी, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे इसका आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है इसका, साल्मोनेला टाइफी। इस बैक्टीरिया की वजह से हमें क्या रोग हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। इसे म्यादी बुखार के नाम से जानते हैं, इसे आंत्र ज्वर रोग के नाम से भी जानते हैं। ये दूषित पानी की वजह से होता है, दूषित खान पान की वजह से होता है, और सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर इससे कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर संक्रमित व्यक्ति के मल पर कोई मक्खी या मच्छर बैठकर अगर आपके खाने और पीने की चीज़ों पे बैठ जाता है और आप उस चीज़ को, खाद्य पदार्थ को कंज्यूम करते हैं, तो आपको भी टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास में साल्मोनेला टाइफी जो है बैक्टीरिया आपके अंदर चला जाता है, जिसके बाद से आपके बुखार आता है, जिसे हम टाइफाइड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करना। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर तो आप बता ही दोगे इनमें से, लेकिन मैं यहां पे कहूं कि यहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं जिस कंपनी की यहां पे बात की जा रही है, फेसबुक। यानी 2014 में
फेसबुक द्वारा किसी का एक्वायर किया गया था, अधिग्रहण किया गया था। अब अधिग्रहण करने का रीजन क्या है? तो आपको पता है कि फेसबुक का रुझान कम हो गया था 2012 के बाद से, और जब 12 के बाद से रुझान कम हुआ तो उस टाइम पे इसने उन प्लेटफॉर्म को खरीदने का प्रयास किया जो प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसके पास पैसा, और जिसके पास पैसा वो क्या करेगा, मार्केट में उसका प्राइस रख देगा, उसे काम नहीं करने देगा और उसे खरीदने की कोशिश करेगा और मार्केट के अंदर मोनोपोली लाने का प्रयास करेगा। और मोनोपोली का मतलब होता है कि मैं ही मैं, कोई और में यहां पर व्यापार नहीं करेगा, यानी अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने का प्रयास करना ही मोनोपोली कहलाती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे कस्टमर के पास में ऑप्शंस नहीं होते। अगर आप एक दुकान लगा के प्याज बेच रहे हैं और कोई व्यक्ति वहां पे प्याज का नहीं है तो इसे हम कहेंगे मोनोपोली। ठीक है, या फिर अगर कोई व्यक्ति आपके पास में प्याज का ठेला लगा ले और आप प्याज बेच रहे हैं तो क्या करोगे, आप ही उससे उस माल को यानी उस प्याज को खरीद कर अपने पास रख लोगे और आप उसे फिर से बेचना स्टार्ट करोगे, यानी आपने वहां से उसका व्यापार खत्म करके अपनी तरफ में खींच लिया। तो इसे हम कहते हैं मोनोपोली। तो यही हो रहा था। फेसबुक क्या कर रहा था, फेसबुक नहीं चल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने इसके तरफ से रुझान कम करके दूसरी ओर पे जाना प्रयास किया। तो ये क्या करता है, अधिग्रहण करना स्टार्ट कर देता है। और ये किसका अधिग्रहण कर लेता है भैया, ये व्हाट्सएप का अधिग्रहण करता है। लेकिन ऑप्शन में तो सर व्हाट्सएप है ही नहीं, व्हाट्सएप का अधिग्रहण करता है ये 2014 में, लेकिन 2014 में की ऑप्शन में व्हाट्सएप नहीं है। तब क्या करोगे, फिर आपके दिमाग में आएगा सर इंस्टाग्राम भी तो हो सकता है, लेकिन इंस्टाग्राम इसने खरीद तो लिया लेकिन 2014 में नहीं खरीदा। इसने देखा कि व्हाट्सएप केवल बात करने के लिए है, लेकिन लोग तो रील्स बनाने का काम कर रहे हैं, लोग तो रील्स वहां पे देखने का काम कर रहे हैं। और ये सुविधा फेसबुक भी देता है, लेकिन फेसबुक पे ना जाकर लोग इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं। तो ये पहले ही इसको खरीद चुका होता है 2012 में। तो 2012 में ये इंस्टाग्राम को खरीद लेता है और व्हाट्सएप को 2014 में खरीदता है, और उसके साथ में ये ऑक्यूलस को खरीद लेता है, यानी ऑक्यूलस का भी अधिग्रहण कर लेता है, जो वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात करती है। आपसे कहता ना मेटा कि आपको वर्चुअल रियलिटी का यहां पे एहसास करा दूंगा, किसकी वजह से, क्योंकि ऑक्यूलस को खरीद चुका है। वर्चुअल रियलिटी ऑक्यूलस के अकॉर्डिंग आती है। ऑक्यूलस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है जो वर्चुअल रियलिटी का एहसास कराते हैं, और फेसबुक मेटा के नाम से ये चीज को आपको प्रोवाइड कर रहा है। फेसबुक मेटा बन चुका है और मेटा के अंडर ही ये सारी कंपनी आती हैं। व्हाट्सएप यानी पहले ये फेसबुक हुआ करता था, लेकिन अब इसने कंपनी का नाम यानी प्लेटफॉर्म का नाम मेटा कर लिया, और इस मेटा के अंदर ही फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आते हैं। ये बात भी आप याद रखना। और इसका मालिक कौन है, मार्क जकरबर्ग। मेरे पीछे ना भागो, मेरा गलत है चलिए कोई बात नहीं है, गलत हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, भले ही यहाँ पे कुछ लोग होंगे कांग्रेसी होंगे, कुछ लोग भाजपा के होंगे, कुछ लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी से होते हैं। बात यहाँ पे की जा रही है कि कोई भी चीज स्टार्ट की जाती है तो हमेशा आप उस पर काम कीजिए जो आप जिस सर्विस में, या फिर कह सकते हैं जैसी आपकी अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर आपको काम करना होगा। तो हम जब 1949 में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बन रहे थे या बन चुके थे, तब वहां पर क्या किया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है, और पहली पंचवर्षीय योजना में हमें कृषि से संबंधित चीजों के बारे में बताया जाता है। लेकिन उसके बाद हमारे देश में कृषि पर ध्यान ना देकर बाकी और चीजों पर ध्यान दिया गया, और आज के टाइम पे कृषि अर्थव्यवस्था में यानी जीडीपी में मात्र 17 से 18% का हिस्सा रखती है। बाकी सारी जो कमाई है वो सर्विस सेक्टर से होती है। और ये चीज जो है ना हमेशा कृषि आधारित ही होती है। सर्विस किसकी दोगे, आप कोई भी चीज बेच रहे हो तो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल किससे आएगा, कृषि से आएगा। इसका मतलब है आपको सबसे पहले कृषि पर ध्यान देना होगा, और कृषि पर ध्यान देने के लिए आपने क्या किया, यहां पे कृषि सुधार समिति बनाई 1949 में, और इस समिति के द्वारा इसकी अध्यक्षता करवाई गई जेसी कुमारप्पा से। किसकी, जेसी कुमारप्पा से यहां पे क्या कराई जाती है, अध्यक्षता कराई जाती है। ये क्या करता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहित करने का
बात करता है। ये भूमि सुधार की नीतियों को आधार बनाता है। ये भूमि के मालिकाना अधिकार की सीमा तय करता है। ये यहाँ पे बताते हैं कि हमें कृषि पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना के बाद में आगे कभी भी अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया। हमेशा इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की गई, यानी औद्योगिकरण की बात की गई। और औद्योगिकरण की बात तब कर रहे हैं जब आप कृषि पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में कृषि पर क्या होगा? जहां से हमारा अधिकार या फिर कह सकते हैं पैसा ज्यादा आना चाहिए था, वहां पे पैसा कम होता चला जाएगा। और आज के टाइम पे इतना कम हो गया है कि हम केवल 18% ही हिस्सा दे पाते हैं। यानी चाइना भी हमारे साथ में ही लगभग आजाद हुआ था, उसने सबसे पहले ध्यान दिया था कृषि पर, और आज के टाइम पे वो इंडस्ट्रीज पर ध्यान देता है। इसी वजह से वो हमसे आगे, यही रीजन है सबसे ज्यादा उसका आगे होने का, क्योंकि शुरुआत में उसने सिर्फ कृषि पर ध्यान दिया था, क्योंकि उसने अपने रॉ मटेरियल बनाने हैं, उसने अपनी चीजों को समझाना है। जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तब हमारी इंडस्ट्री की ओर बढ़ेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, और हम इसी प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ये नीति अपनाने के बाद में चाइना आज आगे बढ़ चुका है। हमने यहाँ पे कृषि को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद में हम क्या हुए? हम यहाँ पे पीछे हो गए। ठीक है, अब बातें हैं आगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर किसने दिया है? सी आंसर दिया, सी आंसर एएसपी दिव्यांशी मेरे गयो चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हम जो चाइना से आगे निकल पा रहे हैं तो वो रीजन क्या है हमारा? हमारी पॉपुलेशन। हम चाइना से किस चीज में आगे निकल पाए हैं? हमने एक ही चीज में होड़ की है, उससे पॉपुलेशन में। और पॉपुलेशन इतनी बढ़ा ली कि हम आज नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं। यानी हम लगभग 142 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं और हम इस मामले में नंबर 1 पर आ चुके हैं। यानी इसका मतलब समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी चरम पर है। अब इन चीजों को आपको समझना है कि जब भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लड़का भी होगा और लड़की भी होगी। तो इसमें दोनों को पता करने के लिए अब 2000 यहाँ पे 21 की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे 25 की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे 2011 की सेंसस की बात की जा रही है, जो हमारी 15वीं जनगणना हुआ करती थी। यहाँ पे बात की जा रही है भारत के लिंग अनुपात की। अब भारत का लिंग अनुपात, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। अब इस सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमें रेशियो निकालना है, लेकिन किस पर? लड़के की संख्या और लड़कियों की संख्या पर। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि सेक्स रेशियो कैसे निकाला जाता है? 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आधार पर निकाला जाता है। यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आधार पर हम सेक्स रेशियो को निकालते हैं। तो आपसे अगर बोला जाए कि भारत का लिंग अनुपात कितना है, तो आप क्या बताएंगे कि 1000 रेशियो 943। क्या है? 1000 रेशियो 943। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे बताएं कि अगर जितनी भी जनसंख्या है उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर लें एक एक हजार के ग्रुप में, उसमें से यहाँ पे पेयर कितने बनेंगे कि 1000 पर 943 लड़कियां यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि ऐसा भी कोई स्टेट होगा जहां पे सेक्स रेशियो ज्यादा होगा, तो सर्वाधिक सेक्स रेशियो पूछा जाए कि कहां पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात पाया जाता है, तब आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो है वो केरल में मिलता है। और केरल में मिलता है तो कितना? तो यहां पर 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां, यानी यहां पे लड़कियों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे पूछ ली जाए कि भाई अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कम होगा, तो सबसे कम लिंग अनुपात की अगर बात की जाती है, यानी लीस्ट सेक्स रेशियो की बात की जाती है, तो आप कौन सा स्टेट बताएंगे? तो आप कह देंगे कि वो स्टेट कौन सा है? हरियाणा है। और अगर हरियाणा है तो यहां पर लड़कों की संख्या के आधार पर लड़कियों की संख्या कितनी है, यानी रेशियो कितना है? 1000 लड़कों पर 877 लड़कियां हैं। कितनी? 1000 पर 877, जहां पर सबसे कम सेक्स रेशियो मिलता है, सबसे कम लिंग अनुपात मिलता है। ठीक है, ये सारा डेटा जो है ना वो हमारे 2011 की सेंसस के आधार पर है।
अभी नया डेटा नहीं आया है, तो अभी जो आपका डेटा है वो एक अनुमानित डेटा है, लेकिन आपकी जनगणना स्टार्ट होने वाली है, तो आपकी जैसी जनगणना स्टार्ट होगी उसके बाद में आपको नया डेटा भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारे फीमेल्स कितनी है संख्या है 943, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, लगभग दिया गया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ए किसने दिया है, 1000 मेल और 943 फीमेल। केरल में 1084 बिल्कुल सही है। 1000 मेल पर 943। सुरजीत कुमार सही है, दिव्यांशी का सही है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, जितने भी साथी जुड़े थे उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है आपका, इसका मतलब है कि आप जीके की तरफ रुख बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जीके की तरफ में चीज़ों को समझ रहे हैं। और अगर समझ रहे हैं तो इसका है आगे कि जब भी आपका यूपीएसआई का एग्जाम होगा तो यूपीएसआई में आप जो जीएस का पोर्शन करेंगे तो उस जीएस के पोर्शन में आप बूस्ट करेंगे, बोनस अंक लेंगे, क्योंकि लोग जीएस पर ध्यान कम देते हैं, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान ज्यादा देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे लोग यहां पर पीछे रहेंगे। और आप जीएस को अगर फोकस कर रहे हैं तो जीएस से आप नंबर बोनस लेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी और सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देना है, इसका मतलब यह है कि आपको जितना सब्जेक्ट पर, बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे थे, उतना ही इस सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यही है जो बोनस बढ़ाता है। क्योंकि लोग बाकी के 3 सब्जेक्ट पर इतना ध्यान दे लेते हैं कि नंबर खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और हमें सबसे नंबर चाहिए। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, और लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उन्हें। क्योंकि कुछ लोग आते हैं, उद्यमी लोग आते हैं, मैं कहता हूं कि पढ़ने वाले बच्चे आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहां पे मैं बात करता हूं, आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, सुबह 7 बजे मिल जाती है, और 12:30 बजे मेरी क्लास मिलती है। शाम को आप 8 बजे मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हैं, और 9 बजे आप हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं। यानी आप यूपीएसआई को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, और सारे सब्जेक्ट की अलग अलग टाइम पर सीरीज चल रही है, तो आप अलग अलग टाइम पर जुड़ सकते हैं, और रोजाना जुड़ सकते हैं, और रोजाना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे द्वारा एक बैच भी है जिसका नाम है चाणक्य बैच, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए बहुत जी जान से मेहनत करता है, और आपको क्वालिफाई करने के लिए बेस्ट कंटेंट देता है। और यहाँ पर जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बेस्ट कंटेंट है, क्योंकि ये जो कंटेंट है केवल यूपीएसआई 2025 को टारगेट करने के लिए है। तो आप अगर यूपीएसआई को टारगेट करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ले सकते हैं, चाणक्य बैच को, जो आपको 599 रुपए मिल रहा है। लेकिन यहां पे डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, यानी अभी आपका जो रक्षाबंधन का ऑफर है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका यहां पे स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है, जन्माष्टमी भी आने वाला है, यानी एक फेस्टिव ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल सीजन है। तो फेस्टिवल सीजन पर हम आपको यहां पे R50 कोड लगाकर, यानी आप R50 कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच आपको 599 की जगह पर 299 मिल जाएगा, और 299 में आपको पूरा बैच कंप्लीटली मिलेगा। और ये बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासेस इसमें रोजाना दी जाती हैं, और आप यहाँ पे रोजाना हमारे साथ में जुड़ भी सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं बैच मिलेगा कहां पे, तो इस बैच को आपको बाईएससी एप्लीकेशन पे जाकर खरीदना है, जहां पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके बाद लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर पहले करना है, जितने भी नए साथी जुड़ेंगे यहां पर डिटेल दिए हैं वो डिटेल भरनी है, उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आप यहां पर पेड सेक्शन में जा सकते हैं, नहीं तो आपको सामने भी दिख जाएगा, यहाँ पे टच करेंगे आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या, इसका पूरा इंटरफेस, और उसको ओपन करेंगे, वहां पे ऑप्शन आएगा कूपन कोड का, और उसमें कूपन कोड R50 डालना है, चाहे आप कैपिटल में डालें चाहे आप स्मॉल में डालें, लेकिन स्पेस नहीं देना है। और R50 डालने के बाद में अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करने के बाद में वहां पर डिस्काउंट आपको दिख जाएगा, और फिर आप पे ऑनलाइन करके आगे बढ़ सकते हैं और पे कर सकते हैं, और आपको ये बैच 299 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ में पढ़ते रहिए, चाणक्य बैच भी लेते रहिए, और जो बैच आगे आने वाले हैं आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। जो भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे आगे आपको बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी बात आप जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, और उनका पहले कितना सही होता था अब आगे कितना सही होता जा रहा है। ये चीजें मुझे पता होंगी, जिससे मैं बता सकता हूं कि आपको आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा इस चाणक्य बैच के अंतर्गत। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत।